Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 13th of November 2022 और यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है हायर एजुकेशन बॉडी विथ पावर्स टू इम्पोज पेनल्टी अप टू ₹5 करोड़। तो इस न्यूज़ में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रपोज्ड बॉडी है जो कि सब्ज्यूम करेगी यूजीसी और एआईसीटीई को The proposed Higher Education Commission of India, which will subsume the University Grants Commission and All India Council for Technical Education. तो यहाँ पर ये हो सकता है कि इसको यहाँ पर एक्सटेंसिव पीनल पावर्स दी जाएं। अब क्यों ज़रूरी है इसको यहाँ पर ज़्यादा पीनल पावर्स को देना? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर इशू देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटीज़ प्रोलिफरेट हो रही हैं। तो फेक यूनिवर्सिटीज़ को टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर इसके पास एक्सटेंसिव पीनल पावर्स हो। और यहाँ पर गवर्नमेंट ये कंसिडर कर रही है कि ये जो बॉडी है HECI, ये यहाँ पर फाइन इम्पोज कर सकती होगी अप टू ₹5 करोड़ एंड ऑल्सो प्रोसीड अगेंस्ट द हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो कि यहाँ पर वॉल्यूशंस को कमिट करेंगे। अगर हम करंट सिस्टम देखें तो जो यूजीसी है, यूजीसी यहाँ पर मैक्सिमम फाइन लगा सकती है ₹1000 तक का। तो यूजीसी सिर्फ यहाँ पर ₹1000 तक का मैक्सिमम फाइन लगा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो HECI है, तो ये यहाँ पर सोचा जा रहा है कि HECI को ये पावर दी जाए कि HECI यहाँ पर फाइन को इम्पोज कर सके अप टू ₹5 करोड़। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर फेक यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। द proposal to arm the proposed Higher Education Commission of India, which will be the overarching regulator for the higher education with steep penal provisions, comes at a time जब यहाँ पर UGC grapple कर रही है with the proliferation of fake universities। तो यहाँ पर फेक यूनिवर्सिटीज़ को टैकल करना ज़रूरी है। Currently the UGC, which is the apex regulatory body on higher education, तो ये यहाँ पर मैक्सिमम फाइन लगा सकती है ₹1000 का फॉर वॉलेशंस इंक्लूडिंग सेटिंग अप ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज़। The proposed steep penalties are likely to be spelled out in the HECI bill, जिसको कि ड्राफ्ट किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इसको यहाँ पर प्लेस किया जाएगा विंटर सेशन के दौरान। द सेंटर इज लाइकली टू स्टिपुलेट कि यहाँ पर जो 15 मेंबर बॉडी बनाई जाएगी उसमें एक स्टेट यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर भी होना चाहिए और 2 प्रोफेसर्स भी होने चाहिए फ्रॉम द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स इन द प्रपोज्ड 15 मेंबर बॉडी। तो एक बार यहाँ पर ड्राफ्ट बिल आ जाने दो, इसके अलावा बिल को पास हो जाने दो, तब बार बार न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ कवर होगी, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर जो भी सोचा जा रहा है कि ऐसा किया जा सकता है तो वो हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर जो HECI है उसको यहाँ पर पावर दी जाएगी कि ये यहाँ पर फाइन लगा सकती है अप टू ₹5 करोड़। और इसके अलावा यहाँ पर जो हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वॉल्यूशंस को कमिट करेंगे उनके अगेंस्ट यहाँ पर जो एक्शन है वो भी लिया जा सकता है एंड ऑल्सो प्रोसीड अगेंस्ट द हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो कि यहाँ पर वॉल्यूशंस को कमिट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है At top level meeting in September, government took call to double Russia trade। तो वेस्ट ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसके बाद भी हम रशिया से क्रूड ऑयल को परचेज कर रहे हैं और रशिया के साथ जो हमारा ट्रेड है वो $21 बिलियन का हो चुका है। रशिया से हमने यहाँ पर $20 बिलियन का इंपोर्ट किया है और रशिया को लगभग हमने यहाँ पर $1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। अभी यहाँ पर ये सोचा गया है कि रशिया के साथ हमें अपने ट्रेड को डबल करना है। डिस्पाइट द यूनाइटेड स्टेट्स लेड सैंक्शंस ऑन रशिया पोस्ट इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इंडिया ने सिर्फ ये नहीं डिसाइड किया कि हमें यहाँ पर ट्रेड को कंटिन्यू करना है बल्कि हमें ट्रेड को डबल करना है इन द नियर फोर्सेबल फ्यूचर। द इंक्रीज इन ट्रेड वॉल्यूम्स बिटवीन द टू कंट्रीज हैज मेनली कम ऑन द बैक ऑफ शार्पली हायर इम्पोर्ट ऑफ डिस्काउंटेड रशियन क्रूड बाई इंडिया। तो रशिया ने हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल ऑफर किया और हमने रशिया से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल को लिया भी है। इंडिया जो कि इंपोर्ट करता था लेस देन 1% ऑफ इट्स टोटल क्रूड फ्रॉम रशिया, तो ये हमने इंक्रीज़ कर लिया है और अब हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं अबाउट 22% ऑफ इट्स टोटल रिक्वायरमेंट। अब रशिया के ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस लगे हुए थे, रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया था जिसकी वजह से हमने रशिया के साथ रूबल में ट्रेड करना स्टार्ट किया। Since Russia's invasion of Ukraine, countries in the West led by the US ने यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए थे मॉस्को के ऊपर और कंट्री को यहाँ पर स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से बाहर कर दिया। अब स्विफ्ट क्या है? इट इज़ यूज्ड बाय द बैंक्स फॉर पेमेंट्स इन फॉरेन करेंसी फॉर क्रॉस कंट्री ट्रांजेक्शन्स, जिसकी वजह से हम रशिया के साथ डॉलर में तो ट्रेड कर नहीं सकते थे, इसीलिए यहाँ पर हमने रूबल को यूज़ करना शुरू किया फॉर द ट्रेड। द सैंक्शंस ऑन रशिया एंड इन India's increased dependence on Russian imports were the key reasons behind the provision of overseas trade in Indian rupee। उसके बाद ये भी सोचा गया कि हम यहाँ पर रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन करें। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर जयशंकर यूक्रेन काउंटर पार्ट
टॉक ग्रेन डील न्यू क्वरीज। तो यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनकी यूक्रेन काउंटर पार्ट से बातचीत हुई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात की गई कि जो रशिया का वॉर है ऑन यूक्रेन, इसके तरीके सोचे जाएं कि इसको यहाँ पर कैसे एंड किया जाए। न्यूक्लियर कंसर्न्स के ऊपर यहाँ पर बात हुई है एंड बाइलेटरल कोऑपरेशन। नेक्स्ट है यूएन प्रिपेयर्स टू मॉनिटर मीथेन एमिशंस ग्लोबली यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम मार्स इन कीपिंग विद द रिलेटिवली न्यू फोकस ऑन कटिंग एमिशंस ऑफ मीथेन। अब मीथेन के एमिशंस कट करना क्यों ज़रूरी है ये हम डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने ये डिसाइड किया है कि एक सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा जो कि मीथेन एमिशंस को ट्रैक करेगा। एक सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा जो कि मीथेन एमिशंस को ट्रैक करेगा और गवर्नमेंट और कॉरपोरेशंस को अलर्ट जारी करेगा कि आपको यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। द मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम और मार्स विल इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर सैटेलाइट्स दैट हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट मीथेन emissions anywhere in the world. In the last few years, there has been a lot of emphasis on reducing methane emissions. तो आप देखो फॉर एग्जांपल ग्लासगो में जो COP26 हुई थी वहाँ पर भी मीथेन को लेकर बात की गई। अभी भी यहाँ पर मीथेन को लेकर बात की जा रही है। तो मीथेन एमिशंस को कट करना क्यों ज़रूरी है। मीथेन इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन ऑफ द 6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस और यहाँ पर जो मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो यहाँ पर CO2 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अकाउंटिंग फॉर अबाउट 17% ऑफ द करंट ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, मीथेन को यहाँ पर ब्लेम किया जाता है फॉर हैविंग कॉज्ड एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ द टेम्परेचर राइज। बट अनलाइक CO2, मीथेन यहाँ पर सेक्टोरल गैस है, इसीलिए आपको यहाँ पर कुछ ही सोर्सेज मिलेंगे मीथेन के एमिशन के। इट इज़ पॉसिबल देयरफॉर टू कट डाउन ऑन मीथेन एमिशंस, इसीलिए मीथेन एमिशंस को कट करना ज़्यादा आसान है और इकॉनमी के ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होगा। सिंस इट्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज अबाउट 80 टाइम्स दैट ऑफ CO2, तो आप देख सकते हो इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर मीथेन एमिशंस को रिड्यूस किया जाता है तो इसके हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे इन शॉर्ट टाइम। एट द ग्लासगो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर, नियरली 100 कंट्रीज हैड कम टुगेदर इन अ वॉलंटरी प्लेज नाउ रेफर्ड टू एज द ग्लोबल मीथेन प्लेज, जिसमें ये कहा गया है कि मीथेन एमिशंस को कट किया जाएगा बाई एटलीस्ट 30% बाई 2030 फ्रॉम द 2020 लेवल्स। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज COP26 जो कि ग्लासगो UK में हुई थी, जहाँ पर बात की गई थी कि मीथेन एमिशंस को कट किया जाएगा बाई एटलीस्ट 30% बाई 2030 फ्रॉम द 2020 लेवल्स। A 30% रिडक्शन इन मीथेन एमिशंस बाई 2030, इसका मतलब ये है कि हम 0.2 डिग्री राइज इन टेम्परेचर को बचा सकते हैं बाई द ईयर 2050। अब हम आगे चलते हैं। इन्फ्लेशन अ मेजर कंसर्न, एक्सपेक्ट अक्टूबर प्रिंट टू बी अंडर 7%। तो RBI को जो इन्फ्लेशन है वो मेंटेन करना होता है 4 + -2, इसका मतलब ये है 2 से 6% के बीच में RBI को इन्फ्लेशन मेंटेन करना पड़ता है। ही हाउएवर सेट इट इज़ प्री मेच्योर टू एंटर इनटू एनी डिबेट कि क्या हमें इन्फ्लेशन टारगेट को रिवाइज करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्यों डिस्कशन हो रहा है कि इन्फ्लेशन टारगेट को रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जिसमें इन्फ्लेशन जो है वो इस बैंड में नहीं रह पा रहा और इन्फ्लेशन यहाँ पर 6% से आपको ज़्यादा ही दिखेगा। एडिंग दैट टॉलरेंस बैंड बिटवीन 4 + -2% गिव्स इनफ पॉलिसी स्पेस टू यूज़ ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस। तो आपको ये बस पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन बैंड है वो कितने का है, तो 2 से लेकर 6%। नेक्स्ट है नेक्स्ट डोर टू दिल्ली, अ बैंक टू स्टोर कंट्रीज डिजिटाइज्ड बायोलॉजिकल डेटा। तो यहाँ पर बात की गई इंडियन बायोलॉजिकल डेटा बैंक की हैज़ कम अप एट द रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन फरीदाबाद, और डिजिटाइज डेटा को स्टोर किया जाएगा ऑन अ 4 पेटाबाइट सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है ब्रह्म। द गवर्नमेंट हैज़ मैंडेटेड दैट डेटा फ्रॉम ऑल पब्लिकली फंडेड रिसर्च शुड बी स्टोर्ड इन दिस सेंट्रल रिपोजिटरी. So it will not only provide a platform to researchers to securely store their data within the country, it will also provide access to a large database of indigenous sequences for analysis, और इनको यूज़ किया जा सकता है डिटरमाइन करने के लिए द जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरियस डिजीजेस एंड फाइंडिंग टारगेट्स फॉर वैक्सीन्स। एट प्रेजेंट जो यहाँ पर इंडियन रिसर्चर्स हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी एंड द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस फॉर स्टोरिंग द बायोलॉजिकल डेटा। तो जो यहाँ पर डिपेंडेंस है ये भी यहाँ पर कम हो जाएगी। दिस विल बी द फर्स्ट नेशनल डेटा रिपोजिटरी जहाँ पर डेटा सिर्फ सबमिट ही नहीं किया जाएगा फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, बल्कि यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं वो इस डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। और ये डेटा यहाँ पर क्यों यूज़फुल है, हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरियस डिजीजेस। बायो बैंक में क्या क्या स्टोर किया जाएगा, जीनोम्स ऑफ प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, COVID-19 genome sequenced by INSACOG, Mycobacterium tuberculosis sequences, 200 human genomes that have been sequenced, तो ये सब यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। द बायो बैंक विच कॉस्ट अबाउट ₹85 करोड़ टू सेटअप करेंटली क्या क्या एक्सेप्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, द डिजिटाइज्ड जेनेटिक मेकअप ऑफ ह्यूमंस,
प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। और यहाँ पर 1000 जीनोम प्रोजेक्ट की बात की गई है, जो कि इंटरनेशनल एफर्ट है जेनेटिक वेरिएशंस को मैप करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। एट समिट इंडिया एंड आसियान रीअफर्म इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन एन ऑब्लिक रेफरेंस टू चाइनाज असर्टिवनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पर जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा अपने मसल्स को फ्लैक्स करता है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया और आसियान कंट्रीज ने यहाँ पर सैटरडे को रीअफर्म किया है द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग एंड प्रोमोटिंग पीस, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट इन द रीजन एंड पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। और यहाँ पर बात की गई है कि यूएन क्लॉज जो है, तो यूएन क्लॉज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डेंस पे यहाँ पर काम करना है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग द यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। दे ऑल्सो अग्रीड टू एनहेंस कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइम्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम, ड्रग्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड आर्म्स स्मगलिंग। आपको यहाँ पर आसियान कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए कि आसियान में यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज हैं। हमने परसों ही यहाँ पर आसियान कंट्रीज डिस्कस किए थे। द टू साइड्स अग्रीड टू एडवांस मैरीटाइम टाइज एंड एनहेंस कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम्स एंड साइबर क्राइम्स। और यहाँ पर बात की गई है कि जो इंडो पैसिफिक है वहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, पीस होना चाहिए, और यहाँ पर जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा असर्टिवनेस दिखा रहा है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब हम चलते हैं आगे। इन सोशल मीडिया एरा जजेस नीड टू फाइंड न्यू सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर सोशल मीडिया में जजेस को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन जजेस को भी ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर जो एरा है वो चेंज हो चुका है, सोशल मीडिया का एरा है, तो इसके लिए नए सॉल्यूशंस को भी ढूंढने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेट ऑल डिसीजन मेकर्स एंड नॉट जस्ट जजेस हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि लॉ यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट रहे जस्टिस का, ना कि यहाँ पर लॉ एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए ऑपरेशन का। तो लॉ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रहे जस्टिस का, ना कि यहाँ पर लॉ इंस्ट्रूमेंट बन जाए ऑपरेशन का। He also underlined the need for judges to re-engineer themselves in the social media era, और यहाँ पर नए solutions को ढूंढने की ज़रूरत है। He said what sustains judicial institutions in the long run is the sense of compassion, empathy होनी चाहिए and the ability to answer cries of citizens. स्मार्ट कार्ड्स टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स, हाउ गवर्नमेंट स्टेप्ड इन। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि कोविड-19 की जब यहाँ पर सेकंड वेव आई, इसके अलावा फर्स्ट वेव भी थी जिसमें काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, तो उसके लिए क्या कोई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई उन बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मेंशन है, सेंटर ने लॉन्च किया था पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम ऑन May 29 लास्ट ईयर, एमिंग टू सपोर्ट उन चिल्ड्रन को यहाँ पर सपोर्ट करने की बात की गई थी हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स और लीगल गार्जियन और एडॉप्टिव पेरेंट्स और अ सर्वाइविंग पेरेंट टू द कोविड-19 पैंडेमिक। और यहाँ पर मिनिस्ट्री को लगभग 9042 एप्लीकेशंस आ ही चुकी हैं, जिसमें यहाँ पर काफ़ियों को अप्रूवल दे भी दिया गया है। द स्कीम provides support for education and health and aims to create a corpus of rupees 10 lakh for each child, जब तक वो यहाँ पर 18 साल का नहीं हो जाता है या नहीं हो जाती है। The scheme provides support for education and health and aims to create a corpus of rupees 10 lakh for each child when he or she reaches 18 years of age। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल केरला गवर्नमेंट की स्कीम है, द 113 चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यूरिंग द पैंडेमिक वर गिवन अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 3 लाख ईच, और यहाँ पर मंथली पेमेंट दी जाती है 2000 रुपये तक की, जब तक यहाँ पर बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते हैं। बिसाइड्स यहाँ पर जो एक्सपेंसेस एजुकेशन का लेकर वो यहाँ पर फंड किया जा रहा है फ्रॉम द सीएम्स डिस्ट्रेस रिलीफ फंड। ऐसे ही महाराष्ट्र स्पेसिफिक स्कीम है, फिर यहाँ पर यूपी स्पेसिफिक स्कीम है, तो बाकी स्टेट्स ने भी यहाँ पर अपनी स्कीम लॉन्च की, और सेंटर ने यहाँ पर क्या लॉन्च किया, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। अब हम चलते हैं आगे। ब्लेस्ड आर द पुअर, तो यहाँ पर EWS जजमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मेन क्रिटिसिज्म यही है कि EWS की डेफिनेशन में आपने यहाँ पर SC ST OBC के पुअर्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया है। क्या यहाँ पर SC ST OBC में पुअर्स नहीं है, जबकि सेनो कमीशन की रिपोर्ट से हमें ये पता चला कि सबसे ज़्यादा जो पुअर लोग हैं वो आपको OBC में ही मिलेंगे। एट द इंटरसेक्शन, the judgment was delivered in a batch of cases that challenged the validity of 103rd amendment to the constitution, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 103rd amendment को अपहेल्ड किया है। EWS stands for economically weaker sections, लेकिन ऑथर ने इस आर्टिकल में पुअर की तरह रेफर किया है EWS को। There are many kinds of reservations today in educational institutions and government employment. These reservations are for the socially and educationally backward classes. इसका मतलब ये है SC, ST and OBC. There are historical reasons why these sections of the people are socially and educationally backward. तो यहाँ पर historical reasons है, historical injustices हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं ये socially और educationally backward हैं। Reservation was considered an instrument of affirmative action and reservations for SC, ST, OBC
have acquired legitimacy and approval. These reservations are presumed to have caused angst among section of the people जो कि यहाँ पर रिजर्वेशन को एंजॉय नहीं करते हैं, notably citizens जो कि SC ST या OBC नहीं है. The idea was born that the poor among these citizens suffer similar disadvantages in education and employment. तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं जो कि यहाँ पर डिसएडवांटेज सफ़र करते हैं इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अगर उनकी यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है. द आइडिया वॉज फेयर बट देयर वर ऑब्स्टेकल्स. क्या ऑब्स्टेकल्स हैं? कैन द पुअर बी कंसिडर्ड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड. क्या आप यहाँ पर पुअर को कंसिडर कर सकते हो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड? विच इज द ओनली कैटेगरी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन. द डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड द प्रिंसिपल ऑफ ए 50% सीलिंग जो कि यहाँ पर इंदिरा साहनी जजमेंट में कहा गया था. वंस द ऑनरेबल जजेस डिसाइडेड टू शेड द इनहिबिशंस क्रिएटेड बाय जज मेड लॉ द पाथ फॉरवर्ड वॉज क्लियर. तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो 50% लिमिट है उसको ब्रीच किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो 50% लिमिट सेट की गई थी वो SC ST OBC के रिजर्वेशन को देखते हुए सेट की गई थी. All 5 judges agreed that economic justice on the same plane as social justice और ये जो है ये वॉयलेट नहीं करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का. द इशू दैट हैज डिवाइडेड ओपिनियन इज वेदर द रिजर्वेशन कैन एक्सक्लूड द पुअर अमंग द SC ST OBC. तो अगर आप यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दे रहे हो, अगर आप यहाँ पर पुअर को रिजर्वेशन दे रहे हो तो आपने SC ST OBC के जो पुअर हैं उनको क्यों एक्सक्लूड किया है. द डिवाइडेड कोर्ट. Poverty is the main cause of deficiencies in nutrition, nurturing, and early learning. These deficiencies limit or deny access to education and employment. The question that arises is, who are the poor? The 103rd constitutional amendment had left it to the states कि states यहाँ पर notify कर सकते हैं the poor based on family income and other indicators of economic disadvantage. जो यहाँ पर minority judgment है 3:2 का judgment था. तो minority judgment ने यहाँ पर साइट किया था सीनो कमीशन की रिपोर्ट को और सीनो कमीशन की रिपोर्ट से हमें ये पता चला था जो सबसे ज़्यादा पुअर लोग हैं वो आपको OBC में मिल जाएंगे. OBC पॉपुलेशन में आपको यहाँ पर BPL से नीचे वाले लोग मिलेंगे 13.86 करोड़. Sino Commission, which had concluded that 31.7 crore people were below the poverty line. Of these, the SC population was 7.7 crore, ST population 4.25 crore, OBC population 13.86 crore, totaling 25.85 crore or 81.5% of the people population. The crucial question is whether Article 15 Clause 6 and Article 16 Clause 6 जो कि exclude करता है poor among the SC, ST and OBC from the new reservation, क्या ये constitutionally valid है? His words are constitution does not speak द लैंग्वेज ऑफ एक्सक्लूजन. तो आपने EWS से SC ST OBC को क्यों एक्सक्लूड किया है, यही यहाँ पर ऑथर का मेन क्वेश्चन है. तो आई होप आपको समझ आ गया हो. ऑथर का ये कहना है कि EWS आपने रिजर्वेशन दिया, ठीक है आपने रिजर्वेशन दिया, लेकिन उससे आपने SC ST OBC को क्यों बाहर रखा है. नेक्स्ट है इनफ इलेक्शनरिंग प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ पर बात की गई है दिल्ली की एयर पोल्यूशन की जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. नेक्स्ट है यहाँ पर Rajasthan's Jallianwala Bagh, a lost story. On November 17, 1913, 6 years before the Jallianwala Bagh massacre of April 13, 1919, एक हॉरीफाइंग ट्रेजेडी होती है मानगढ़ में जिसको मानगढ़ मैसेकर या आदिवासी जलियावाला भी कहते हैं. While 379 lives were lost in Jallianwala, British cannons and machine guns are known to have killed more than 1,500 tribals in Mangarh. Yet unlike the Jallianwala massacre, this heinous crime against the tribals of Rajasthan, तो ये आपको इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्ट्री में ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा. Much like today, the tribals of Mangarh struggle to find their place in Indian society. A noteworthy name in these lost pages तो आपको मिल जाएगा एक नाम गोविंद क्रू का, a revolutionary leader of the tribals of the region that included present day Udaipur, Dungarpur and Banswara in Rajasthan. Bhil soldiers also played a significant role in the battlefields of Mewar. बिफोर गोविंद क्रू बिकेम अ लीडर इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया के रेनासा में. एट द एज ऑफ 25 ही इम्प्रेस्ड स्वामी दयानंद सरस्वती. इन 1903 गोविंद गुरु ने यहाँ पर प्लेज किया कि अल्कोहल को ड्रिंक नहीं करना है. इसके अलावा जो फोकस है वो शिफ्ट करना है टू इरेडिकेट सोशल इवल्स. तो यहाँ पर जो सोशल इवल्स है उनको यहाँ पर ख़त्म करना है और जो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हैं अमंग ट्राइब्स उनको यहाँ पर जो है खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है और कोर्ट में नहीं जाना है. एंड रिजॉल्विंग म्यूचुअल डिस्प्यूट्स अमंग ट्राइब्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम टू द कोर्ट्स. तो ये सारी बातें जो हैं ब्रिटिशर्स को वो पसंद नहीं आ रही थी. लाइक द जलियांवाला बाग मसाकर, दिस इंसिडेंट वरीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द लोकल प्रिंसली स्टेट्स, वाइल द ब्रिटिश वर वरीड अबाउट देयर पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल कि यहाँ पर ये जो भील ट्राइबल्स है ये लोग यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. द प्रिंसली स्टेट्स वर मोर
concerned about social reform that could lead to the tribes demanding an independent भील स्टेट। तो हमने यहाँ पर सोशल रिफॉर्म डिस्कस किए जिसकी वजह से इनको ये डर था कि कहीं ये लोग भील प्रदेश की मांग ना करने लग जाएं। कॉन्सिक्वेंटली देयर वर मैनी अटेम्प्ट्स टू सप्रेस द मूवमेंट, जो कि 1883 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये बहुत तेजी से स्प्रेड होने लग गया। कॉल्ड द भगत मूवमेंट, द गैदरिंग ऑफ ट्राइबल्स अराउंड द फायर टू रीअफर्म देयर ओथ वाज सीन बाय द ब्रिटिश एज अ थ्रेट। और 1913 में ये जो मूवमेंट है ये एक रिवॉल्यूशन में टर्न हो गया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने ये सोच लिया कि यहाँ पर इनको सप्रेस करने की ज़रूरत है। इन नवंबर 1917 thousands of tribals gathered on the call of the Gobind Guru to decide on a decisive action against the suppression being faced by them in the form of forced labor। तो इनको यहाँ पर फोर्स लेबर कराया जाता था, बॉन्डेड सिस्टम इनके तहत किया जाता था, एंड टैक्सेस ऑन फार्मर्स ड्यूरिंग द फेमाइन। तो यहाँ पर फेमाइन के आसपास भी, जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा फेमाइन हो रखी होती थी, तब भी यहाँ पर जो फार्मर्स के ऊपर टैक्सेस को लगाया जाता था। इन वॉट इज टुडे नोन एज द मानगढ़ मैसेकर, ब्रिटिश सोल्जर्स फायर्ड कैनन्स एंड मशीन गन्स एट अ लार्ज क्राउड ऑफ अनआर्म्ड ट्राइबल्स जो कि गैदर हुए थे इन एन ओपन स्पेस ऑन द हिल टॉप ऑफ मानगढ़। तो यहाँ पर क्या करते हैं ब्रिटिश सोल्जर्स, मशीन गन्स और कैनन्स को फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। मोर देन 1500 ट्राइबल्स वर किल्ड इन द मैसेकर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि इंजर्ड हो गए। जब तक यहाँ पर एम्यूनिशंस खत्म नहीं हुई, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है वो फायर करते रहे। लाइक जलियांवाला एनेक्डोट से द फायरिंग स्टॉप्ड ओनली व्हेन द सोल्जर्स रैन आउट ऑफ द एम्यूनिशन। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मानगढ़ मैसेकर वाज क्रूअल, अनलाइक इन द जलियांवाला बाग जिसमें एक डायर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, रादर गोविंद गुरु वाज गिवन अ डेथ सेंटेंस और उनकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया। बट फियरिंग दैट द मूवमेंट ऑफ द ट्राइबल भील्स वुड टर्न वॉयलेंट, तो ब्रिटिश ने उनके एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर दिया एंड सेंटेंस्ड हिम टू 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन एन आइसोलेटेड आइलैंड। तो आपको यहाँ पर मानगढ़ मैसेकर के बारे में पता होना चाहिए, आदिवासी जलियांवाला भी कहते हैं, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर भील ट्राइबल्स के ऊपर मशीन गन्स को चला दिया, इसके अलावा मशीन कैनन्स को चला दिया, जिसकी वजह से लगभग यहाँ पर 1500 ट्राइबल्स जो थे उनकी यहाँ पर जान चली गई। तो मानगढ़ मैसेकर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार न्यूज़ में आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर EWS के बारे में ही बताया गया है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। द रीसेंट मेजॉरिटी वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ द EWS कोटा हैज टेकन द नेशन बाय स्टॉर्म। द पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग रिजर्वेशन कोटा टू द पुअर ऑफ द डोमिनेंट कास्ट ओनली हैज टेकन केयर ऑफ ए ग्रुप दैट इज इम्पैक्टेड बाय मॉडर्न फोर्सेस। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो जनरल कैटेगरी है ये यहाँ पर इम्पैक्ट हुई है बाय मॉडर्न फोर्सेस, जो कि है क्लास, एज अपोज टू द ट्रेडिशनल फोर्सेस ऑफ कास्ट। तो यहाँ पर SC ST को जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो कास्ट की बेसिस पर दिया जाता है। विद दिस न्यू रिजर्वेशन अ फ्यू क्वेश्चंस डिमांड अटेंशन। फर्स्ट ये है कि EWS कैटेगरी में किसको इंक्लूड किया गया है, व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया, और इसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ सोशल वेलफेयर। क्या ये पहला स्टेप है कि आप यहाँ पर कास्ट बेस्ड प्रोटेक्शन को खत्म करना चाहते हो। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था रिजर्वेशन फॉर द EWS इन 2018 विच रिक्वायर्ड एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इस प्रपोजल को क्लियर किया गया लोकसभा और राज्यसभा में विद इन अ स्पैन ऑफ अ डे। हाउएवर लॉ को यहाँ पर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको यहाँ पर अपील किया। वाइल द न्यू अमेंडमेंट वॉज चैलेंज्ड इन कोर्ट, EWS कोटा वॉज फाइल्ड इन 2019। द सुप्रीम कोर्ट हैड पुट अ सीलिंग ऑफ 50% इन द इंदिरा साहनी केस, लेकिन इसमें यह कहा गया ये जो लिमिट है ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस लिमिट को चेंज नहीं किया जा सकता है, ये लिमिट यहाँ पर फ्लेक्सिबल है, और यहाँ पर 50% जो लिमिट है ये ब्रीच भी हो चुकी है। द वंस हु अपोज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बट वांट टू अवेल ऑफ द क्लास रिजर्वेशन, तो उनके यहाँ पर नेफेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। व्हेन कोटास आर ऑफर्ड टू विमेन, डिफेंस पर्सनल, मैनेजमेंट सीट्स, ट्रांसजेंडर, कश्मीरी पंडिट्स, PWD, रीजनल एंड लिंग्विस्टिक कोटास इन एडिशन टू द समाज इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग एक्सप्लिसिट एडमिशंस टू देयर ओन रिलीजियस कास्ट ग्रुप्स, द सोर आई फॉर कास्ट कोटा इज एविडेंस ऑफ द हॉस्टिलिटी फॉर द outcast and marginalized. Something similar can be seen in the affirmative action verdict of the Supreme Court in America, जहां पर वर्डिक्ट ने ये सजेस्ट किया था कि डाइवर्सिटी आप अचीव कर सकते हो बिना रेस के ऊपर भी फोकस किए, कि डाइवर्सिटी आप अचीव कर सकते हो बिना रेस के ऊपर भी फोकस किए। Will it create a process for establishing social democracy? अगर हम एविडेंस देखें, it seems that the beneficiaries of the EWS will be used to channel further hatred towards the SCs, STs, OBCs, और उनको यहाँ पर ये कंसिडर किया जाता था कि इनको अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जो मेरिट है वो डाइल्यूट हो रही है। अब हम चलते हैं आगे। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चेक करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID, एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड email ID।
सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। बेसिकली यूपीएससी के लिए जो भी सोर्सेज रेलेवेंट है उनसे करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। और इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी and then you have to send your name, email id, mobile number, proof of payment to the mentioned email id. Wait for some time to get added to the premium group जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोज़। अब हम चलते हैं आगे। मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं यूएस में। मिड टर्म इलेक्शंस की जो यहाँ पर बेसिक थियरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएस आसियान पैक्ट टू एड्रेस बिगेस्ट इश्यूज ऑफ अ टाइम, तो हमने आसियान इंडिया समिट डिस्कस की है। यहाँ पर यूएस आसियान क्या पैक्ट हुआ है एक बार ये भी देख लेते हैं। तो जो आसियान रीजन है उसके ऊपर चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है और यूएस भी अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रॉमिस सैटरडे दैट द यूएस वुड वर्क विद अ स्ट्रैटेजिकली वाइटल कोalition ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, टेलिंग लीडर्स दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर दैट वी ऑल वांट टू सी इन द रीजन, जहां पर जो चाइना है वो भी अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। साइटिंग द थ्री एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एट द हार्ट ऑफ माई एडमिनिस्ट्रेशन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पर ये कहा गया कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी तो यूएस की है, उसमें जो आसियान कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रॉमिस टू कोलैबोरेट टू बिल्ड अ रीजन जो कि फ्री, ओपन और स्टेबल, प्रॉस्परस, रेजिलिएंट और सिक्योर होना चाहिए। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक की बात की गई है कि इंडो पैसिफिक को लेकर यहाँ पर जो यूएस है वो आसियान कंट्रीज़ के साथ और ज़्यादा कोलैबोरेट करना चाहता है। अब हम चलते हैं आगे। G20 समिट होने वाली है जो कि इंडोनेशिया में होगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अटेंड करेंगे G20 समिट को। Heads of government from the G20 will meet in Bali from November 15-16 summit, the first among G20 leaders since Russia invaded Ukraine. अब यहाँ पर ड्राफ्ट G20 स्टेटमेंट में क्या क्या कहा गया है। लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमीज विल डिनाउंस द यूज ऑफ और एनी थ्रेट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स, कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करना है, ना ही यहाँ पर किसी को थ्रेट करना है कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन को यूज़ कर लेंगे। दे आर ऑल्सो टू से दे वुड सपोर्ट ऑल एफर्ट्स कंड्यूसिव टू अ जस्ट पीस, तो यहाँ पर पीस लाने की कोशिश की जाएगी। यूके फ्रांस टू स्ट्राइक माइग्रेंट्स डील सून, तो यहाँ पर माइग्रेंट्स डील क्यों करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन हो रहा है इंग्लिश चैनल के थ्रू। तो आपको मैप में जाकर इंग्लिश चैनल की लोकेशन देखनी है। अगर आप पीडीएफ बाय करोगे तो उसमें आपको लोकेशन मिल जाएगी। अगर आप नहीं बाय करो तो आपको खुद से जाकर इंग्लिश चैनल की लोकेशन यहाँ पर देखनी है। द एक्सप्रेस न्यूज़पेपर सेट अ डील कुड बी साइंड इन द नेक्स्ट वीक एंड वॉज लाइकली इंक्लूड मोर ब्रिटिश ड्रोन्स टू डिटेक्ट माइग्रेंट्स हाइडिंग इन सैंड ड्यून्स बिफोर दे अटेम्प्ट द डेंजरस क्रॉसिंग्स ऑफन इन फ्लिम्जी डिंजीज। अब ये डिंजीज क्या होते हैं, तो बेसिकली शिप्स की तरह ही होते हैं। तो इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर यूके और फ्रांस जो हैं वो जल्द ही माइग्रेंट डील करने वाले हैं। यहाँ पर जो आसियान समिट हो रही है ये कोलंबिया में हो रही है और कोलंबिया की जो कैपिटल दैट इज़ फॉर्म पेन, तो ये आपको लोकेशन बस पता होनी चाहिए कि ये यहाँ कहाँ पर है, तो ये कोलंबिया की कैपिटल है। तो कौन सी लोकेशन न्यूज़ में है, तो ऐसे भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। मेस्टोडॉन, मेस्टोडॉन क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। व्हाट्स मेकिंग पीपल फ्लॉक टू दिस ऐप फ्रॉम ट्विटर, तो लोग ट्विटर से इस ऐप में क्यों आ रहे हैं मेस्टोडॉन में। Amid concerns over the direction that Twitter seems to be taking after its takeover by Elon Musk, तो यहाँ पर इलॉन मस्क ने क्या कहा कि आपको यहाँ पर अगर वेरीफाइड का बैच चाहिए तो आप यहाँ पर $8 को पे करो और आप यहाँ पर वेरीफाइड का बैच ले सकते हो। जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी ने लॉकहेड मार्टिन का अकाउंट बनाया और उसने $8 पे किए और उसको यहाँ पर वेरीफाइड बैच मिल गया। अब जिसकी वजह से वो यहाँ पर कोई भी ट्वीट करेगा तो यही लगेगा ना कि यहाँ पर जो लॉकहेड मार्टिन कंपनी है वो यहाँ पर ट्वीट करी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्योस हो गया था ट्विटर पर। तो अमिड कंसर्न्स ओवर द डायरेक्शन दैट ट्विटर सीम्स टू बी टेकिंग आफ्टर इट्स टेक ओवर बाई इलॉन मस्क, अ नंबर ऑफ यूजर्स आर फ्लॉकिंग टू अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड मेस्टोडन। तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मेस्टोडन वॉज फाउंडेड in 2016 by German software developer. Unlike Facebook, Twitter, Reddit and Instagram, जो मेस्टोडॉन है ये है डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स एड फ्री प्लेटफॉर्म दैट इज एसेंशियली मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सर्वर्स और इंस्टांसेस। तो ये बहुत सारे सर्वर से मिलकर बना हुआ है। व्हाट आर दीज सर्वर्स और इंस्टांसेस, यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस वो अपना खुद का सर्वर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज अ लिस्ट ऑफ सर्वर विच फोकस ऑन स्पेसिफिक लोकेशंस और टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई यूजर हो जो कि मेस्टोडॉन को ज्वाइन करना चाहता है वाया क्लाइमेट जस्टिस सर्वर, तो उनका यूजर नेम क्या होगा, देयर यूजर नेम वुड बी आपका नाम @climatejustice.social।
Similarly, if someone joins the social media, their username would be name@mastodon.social. यहाँ पर जो दोनों यूजर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर क्लाइमेट जस्टिस के सर्वर से यहाँ पर ज्वाइन किया है, दूसरे ने यहाँ पर जो सोशल मीडिया के सर्वर से ज्वाइन किया है, दोनों ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे के सर्वर के ऊपर पोस्ट भी देख सकते हैं. बोथ यूजर्स कैन स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड सी पोस्ट ऑन देयर सर्वर्स. द एडमिन ऑफ ईच सर्वर कैन डिसाइड द कंटेंट मॉडरेशन गाइडलाइंस. अब कंटेंट मॉडरेशन कैसे होता है इसमें, तो जो यहाँ पर सर्वर है तो सर्वर का एडमिन जो है वही यहाँ पर कंटेंट मॉडरेशन के गाइडलाइंस को लेकर देखेगा. द एडमिन ऑफ ईच सर्वर कैन डिसाइड द कंटेंट मॉडरेशन गाइडलाइंस फॉर दैट पर्टिकुलर सर्वर. ओपन का क्या मतलब है, यहाँ पर ओपन सोर्स है. इट एसेंशियली मीन्स कि यहाँ पर कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है एंड इंस्टॉल मैस्टोडॉन ऑन देयर ओन सर्वर. तो ओपन सोर्स का मतलब होता है ये. कंटेंट मॉडरेशन यहाँ पर कैसे काम होगा, तो मैंने आपको बता दिया डिफरेंट सर्वर्स, तो उनके यहाँ पर जो एडमिन होंगे वही यहाँ पर कंटेंट मॉडरेशन के रिगार्डिंग गाइडलाइंस देंगे. नेक्स्ट है नो फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी गिवन टू स्टेट्स. तो केरला के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर का क्या कहना है, इनका बेसिकली ये कहना है जो स्टेट्स हैं उनको फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जा रही है. बेसिकली जो यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है. जो स्टेट है वो यहाँ पर 3% ऑफ देयर GSDP से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर जो सेंटर है उसका फिस्कल डेफिसिट आपको 3.5 से 6 के बीच में दिख जाएगा. तो यहाँ पर स्टेट्स के ऊपर इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया जा रहा है, तो स्टेट्स को आप यहाँ पर फिस्कल फ्रीडम नहीं दे रहे हो, ये इनका कहना है. स्टेट्स आर नॉट बीइंग गिवन फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयर आर एफर्ट्स टू अंडरमाइन द फेडरल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है. एवरी अपॉर्चुनिटी इज मेड टू अंडरमाइन द फेडरल सिस्टम. इट इज़ अ टेरिबल सिचुएशन. स्टेट्स आर नॉट सपोज टू बोरो बियॉन्ड 3% ऑफ द GSDP. और गवर्नमेंट जो है वो इससे तो कंप्लाई करती ही नहीं. अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट देखो तो उसका फिस्कल डेफिसिट आपको 2005 से 6 के बाद 3.5 से 6% के बीच में ही दिख रहा है. दिस इज द बेसिक एसिमेट्री. नो रूल और लॉ, द सेंटर नीड्स टू कंप्लाई, लेकिन स्टेट्स को यहाँ पर फोर्स किया जाता है कि आपको यहाँ पर सारे रूल्स और लॉस को मानना है. स्पीकिंग अबाउट द लैक ऑफ फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टेट्स अंडर द GST. तो GST में भी यहाँ पर फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और यहाँ पर इनका ये कहना है कि फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी देना बहुत आसान है. फॉर एग्जाम्पल जब केरला में फ्लड्स आई थी तो केरला को परमिट कर दिया गया था कि केरला यहाँ पर 1% सेस लगा सकता है SGST के लिए, और इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ा. तो आप स्टेट्स को फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हो, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो. सी यू कैन गिव फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी बाय परमिटिंग स्टेट्स. सम स्टेट्स में वांट मोर स्कूल्स, तो वो यहाँ पर ब्रेक करना चाहते हो FRBM एक्ट को. दोज हु डू नॉट वांट टू डू इट डू नॉट डू इट. लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी देना जरूरी है, जो कि नहीं दी जा रही है. फेडरल स्ट्रक्चर को यहाँ पर अंडरमाइन किया जा रहा है. फिर यहाँ पर कॉम्पनसेशन रिजीम की बात की गई. तो कॉम्पनसेशन जो यहाँ पर दिया जाता था बाय द सेंटर टू द स्टेट्स, तो ये यहाँ पर खत्म हो गया था, जून में खत्म हो गया था आई थिंक. हाँ, द कॉम्पनसेशन रिजीम एंडेड इन जून 2022. अब ये कॉम्पनसेशन रिजीम क्या थी, अंडर GST एज पर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017. द स्टेट्स वर गारंटेड कॉम्पनसेशन एट द कंपाउंडेड रेट ऑफ 14% फ्रॉम द बेस ईयर 2015-16. तो जब से यहाँ पर GST आएगा तो ये कंसिडर किया जाएगा कि हर साल आपका रेवेन्यू जो है वो 14% बढ़ना चाहिए, और अगर नहीं बढ़ता है तो जो भी लॉस होंगे वो आपको यहाँ पर पे किए जाएंगे बाय द सेंटर. तो यही था यहाँ पर कॉम्पनसेशन रिजीम, जो कि 5 सालों तक के लिए थी और जून में खत्म होगी. स्टेट्स की डिमांड थी कि इसको यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया. तो अंडर GST एज पर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट ऑफ 2017 द स्टेट्स वर गारंटेड कॉम्पनसेशन एट द कंपाउंडेड रेट ऑफ 14% फ्रॉम द बेस ईयर 2015-16 फॉर लॉसेज अराइजिंग ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टैक्सेशन रिजीम फॉर 5 years सिंस इट्स रोल आउट. और ये कॉम्पनसेशन जो है जून 2022 में एंड हो गया. नेक्स्ट इंडिया US ट्रेड जो है 500 से 600 बिलियन डॉलर भी पहुंच सकता है भाई 2030. अभी कितना ट्रेड है, तो अभी ट्रेड है 175 बिलियन डॉलर का, और ये 500 से 600 बिलियन डॉलर भी पहुंच सकता है. यहाँ पर बात की गई IPEF की, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है इसके यहाँ पर मेनली 4 सब्जेक्ट्स हैं. पहला है ट्रेड, सेकंड है सप्लाई चेन, थर्ड है क्लीन इकोनॉमी एंड द फोर्थ वन इज फेयर इकोनॉमी. अंडर IPF इंडिया ने यहाँ पर ट्रेड पिलर से खुद को बाहर रखा है. इंडिया ने बाकी 3 तो पिलर ज्वाइन किए हैं, लेकिन इंडिया ने ट्रेड पिलर से खुद को बाहर रखा गया. तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि हम यहाँ पर ट्रेड पिलर को ज्वाइन करेंगे. तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, अगर यहाँ पर US नेगोशिएट करेगा तो ऑफकोर्स हम यहाँ पर, अगर हमें रिटर्न में कुछ मिलता है तब हम ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी देखा जाएगा कि हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है नहीं करना है. तो इंडिया ने IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को ज्वाइन किया है, इसके बाकी 3 पिलर्स को ज्वाइन किया है, लेकिन इंडिया ने ट्रेड पिलर को ज्वाइन नहीं किया है. ये आपको पता होना चाहिए. आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.